ये आपका पॉलिटिकल साइंस का पेपर 1 है। ये पीएमएस और सीएसएस में आपको नॉर्मली ये जो फिलोसॉफिकल थॉट्स हैं इसके पूछे जाते हैं। तो वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट्स में आपको कुछ यहाँ पे थोड़ा इसका इंट्रोडक्शन देता चलूँ। तो क्योंकि अगर आप पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट हैं और आप वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट्स पढ़ना चाहते हैं, आप जितने भी फिलोसॉफिकल थॉट्स हैं इनके, सोक्रेटिस, प्लेटो, अरिस्टोटल के, तो आपके लिए लाजमी है तो कुछ इनकी जो बैकग्राउंड एक जर्नल आपके पास होनी चाहिए। तो जो सोक्रेटिस, प्लेटो और अरिस्टोटल, ठीक है, ये आपके 3 जो ऐसे फिलोसोफर हैं जो कि एंशियंट फिलोसोफर हैं, जिनके जो अपने रीज़न की वजह से, रीज़न के डोमिनेंट की वजह से, जब उनमें जो उस टाइम के, अगर हम उस पीरियड की बात करें तो ये पीरियड है BCE का मतलब है बिफोर कॉमन एरा टू 5th सेंचुरी। अगर उस टाइम कोई बात करता था रीज़न की, लॉजिक की, तो ये उस टाइम पे एक रीज़न का डोमिनेट फैक्टर है। तो वहाँ पे अगर कोई रीज़न की बात करे, कोई डोमिनेटिंग फैक्टर की बात करे, तो वो एक बड़ी फ़िलोसॉफिकल समझी जाती थी, ठीक है। उसके बाद हमारा पीरियड आता है मेडिवल। मिडीवल पीरियड में जो हमारे पास जो पॉलिटिकल थिंकर हैं, या मिडीवल पीरियड का जो टाइम है, उस मिडीवल पीरियड में हमारे पास कोई भी पॉलिटिकल थिंकर नहीं है। उसकी वजह ये है कि वहाँ पे रिलीजन डोमिनेंट था, ठीक है। अगर हम बात करें एंशियंट पॉलिटिकल थॉट की, अगर हम एंशियंट पॉलिटिकल थॉट की बात करें, तो बेसिकली ये एंशियंट टाइम्स है और ये मिडीवल टाइम्स है, ठीक है। तो ये पॉलिटिकल थॉट से मुराद ये है कि यहाँ पे कौन सी चीज़ यहाँ पे डोमिनेंट थी, ठीक है। जो एंशियंट टाइम है वहाँ पे रीज़न डोमिनेंट था, जिसमें सोक्रेटिस, प्लेटो और अरिस्टोटल जैसे फिलोसोफर्स आए। लेकिन मिडीवल के पीरियड में जो पॉलिटिकल थॉट्स हैं वो 5th सेंचुरी से 16th सेंचुरी तक, ये जिस तरह हम कहते हैं कि यूरोप डार्क एजेस तक रहा है, वहाँ पे एज ऑफ रिलीजन भी से कहते हैं, वहाँ पे रिलीजन डोमिनेंट था। जब रिलीजन डोमिनेंट हो तो वहाँ पे कोई भी किसी को सोचने, समझने या बात करने की कोई भी इजाज़त नहीं होती। तो अगर हम मॉडर्न पॉलिटिकल हिस्ट्री की बात करें या मॉडर्न पॉलिटिकल थिंकर की बात करें, तो ये आपके मैकियावेली से आप स्टार्ट हैं। ये आप देखें मिड 16th सेंचुरी से 1950s के एरा तक, और उससे ऑनवर्ड जो है ये वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर के बारे में हम आगे मज़ीद ये देखते हैं, ठीक है। तो ये एक सिंपल सा मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया है कि वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट्स के जो 3 एरा हैं वो कौन कौन से हैं। बेसिकली ये कोई पढ़ाता नहीं है या इनके बारे में कोई इतना इसको ब्रीफली नहीं लेता या सेग्रीगेट नहीं करता, एंशियंट, मिडीवल और मॉडर्न, ठीक है। हमारे मॉडर्न पॉलिटिकल जो फिलोसोफर हैं, मैकियावेली, हॉब्स, जॉन लॉक, रूजो और ये सारे, J.S. मिल, कार्ल मार्क्स, ये सारे आपके मॉडर्न पॉलिटिकल थिंकर हैं। लेकिन आपके जो एंशियंट पॉलिटिकल थिंकर हैं वो आपके सोक्रेटिस, प्लेटो और अरिस्टोटल, और आज हम पढ़ेंगे प्लेटो के बारे में, ठीक है। तो प्लेटो के बारे में इंट्रोडक्शन हम उसका देखते हैं। प्लेटोस की जो फिलॉसफी हैं वो आज हम जो यहाँ पे पढ़ेंगे, वो सबसे पहली है द थ्योरी ऑफ आइडियल स्टेट, ठीक है। तो बारी बारी हम सारी ये थ्योरीज कवर करेंगे प्लेटो की। ये थ्योरीज वो हैं जो आपके एग्जाम्स के लिए, सीएसएस और पीएमएस के लिए जो इम्पोर्टेंट थ्योरीज हैं, ये मैंने वो रखी हैं, और इससे रिलेटेड जिनके तकरीबन सारी थ्योरी बेस ही इसी पे करती हैं, ठीक है, जो प्लेटो की फ़िलासफ़ी है, ठीक है। तो अब हम पढ़ेंगे प्लेटो की फ़िलासफ़ी जो है आइडियल स्टेट क्या, कि प्लेटो की जो आइडियल स्टेट है वो क्या होगी, ठीक है। तो सबसे पहले मैं इंट्रोडक्शन में आपको प्लेटो का इंट्रोडक्शन देता चलूँ कि वैसे भी नॉर्मली तौर पे अगर आप किसी कंपेटिटिव एग्ज़ाम का अगर आप में बैठते हैं, किसी कंपेटिटिव एग्ज़ाम में अगर आप जाके बैठते हैं, या किसी कंपेटिटिव एग्ज़ाम में आप बैठना चाहते हैं लाइक CSS PMS में, तो ये आपके लिए लाजमी है कि आप अपने जो हेडिंग है वहाँ पे इंट्रोडक्शन का एक ज़रूर हेडिंग बनाएं। हेडिंग में तो उसका फ़ायदा ये है कि आपको कोई भी पॉलिटिकल थिंकर है, आपको उसका इंट्रोडक्शन देना है, ठीक है। आपको इंट्रोडक्शन देना इसलिए लाजमी है क्योंकि एग्जामिनर को आप अपने आप को एवेलुएट करवा रहे हैं कि आपको इसकी थेरीज के अलावा इसकी जो अर्ली एजुकेशन, या ये कहाँ पे पैदा हुए, कहाँ पे ये आप समझ लें कि ये इनकी वफ़ात हुई, कहाँ पे ये
डाइड हुए, तो ये आप सब आपको वहाँ पे मेंशन करना है इनके। तो यही चीज़ें हम लेके आगे चलेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि सोक्रेटिस जो से थे ये प्लेटो के टीचर थे, ठीक है। और प्लेटो जो से थे ये एथेंस में पैदा हुए थे। मैं आपको ये भी वजह बताऊंगा कि प्लेटो अगर जो एथेंस हैं उनको आइडियल स्टेट बनाना चाहते थे, या प्लेटो ने आइडियल स्टेट का आइडिया क्यों उसके माइंड में आया, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन में ही मैं आपको ये बताता चलूँ कि हैं जो प्लेटो हैं ये डेसिपल ऑफ सोक्रेटिस हैं, और प्लेटो को पॉलिटिकल फिलोसोफर भी कहा जाता है। उसकी वजह यह है क्योंकि ये पहले इंसान थे, ये पहले थे जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूट किया था आइडियल स्टेट को, जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूट किया था गुड पॉलिटिकल लाइफ को, और जो एथिक्स ऑफ पॉलिटिकल क्लास की बात करते थे, ठीक है। तो प्लेटो को बेसिकली यूटोपियन भी कहा जाता है, आइडियलिस्ट भी कहा जाता है। ये मैं आपको आगे जाके बताऊंगा कि प्लेटो को यूटोपियन और आइडियलिस्ट क्यों कहा जाता है। और प्लेटो का ओरिजिनल नेम अरिस्टोटल्स है, ठीक है। बेसिकली ये चीज़ बहुत कम लोगों को पता है कि प्लेटो का असल नाम क्या है, ठीक है। आप सर्च करेंगे, अगर आप गूगल करते हैं तो आपको वहाँ पे कुछ मज़ीद डिटेल्स मिल जाएंगी प्लेटो के हवाले से, ठीक है। तो यहाँ हमारा जो एक इंट्रोडक्शन है वो मैंने आपको दे दिया है, और यही इंट्रोडक्शन पॉइंट टू पॉइंट अगर अपने एग्जाम्स में जाके लिख देते हैं तो आपको इसका काफ़ी बेनिफिट है, क्योंकि जो क्वेश्चन की जो मेन पार्ट है वो तो आपने बाद में स्टार्ट करना है, ठीक है। सबसे पहले आपने अपने पॉलिटिकल थिंकर जो भी आप लिख रहे हैं उसका हवाला देना है, ठीक है। प्लेटो डिवोटेड हिज लाइफ टू वन गोल, ठीक है। यहाँ पे एक टर्म मैंने यूज़ किया है इडेमोनिया, ठीक है। ये आपने कुछ स्पेसिफिक जार्गन्स होते हैं, स्पेसिफिक जार्गन से मुराद है कुछ पर्टिकुलर कुछ की वर्ड्स होते हैं, कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो कि ये बताते हैं कि आपने इस सब्जेक्ट को डीपली स्टडी किया हुआ है, और एग्जामिनर मार्क्स भी उसी को देता है जिसने एक रेलिवेंट जार्गन यूज़ किया हो, ठीक है। एक रेलिवेंट उसने जो की वर्ड्स हैं वो यूज़ किए हों, ठीक है। तो जो प्लेटो की लाइफ है वो बेसिकली उन्होंने एक चीज़ को डिवोट करने के लिए की थी, वो थी इडोमोनिया। इसका मतलब ये होता है कि पीपल को हेल्प करना टू रीच द स्टेट, एक ऐसी स्टेट बनाना जिसका अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव ये हो कि पीपल की लाइफ गुड हो, ठीक है। तो एथेंस की हम बात कर रहे थे कि आइडियल स्टेट की में एथेंस को प्लेटो जो से हैं वो एक आइडियल स्टेट बनाना चाहते थे। और आइडियल स्टेट की वजह क्या है, क्योंकि यहाँ पे मैं आपको थोड़ा इंट्रोडक्शन देता चलूँ, थोड़ा मज़ीद इसका बताता चलूँ एथेंस का भी। एथेंस और स्पार्टास ये दो शहर होते थे, ठीक है, ग्रीस में, ठीक है। एक एथेंस ये आप देख रहे हैं मैप के ऊपर, ये एथेंस है, ठीक है। तो यहाँ एथेंस और स्पार्टास ये दो यहाँ पे एक शहर होते थे। वो क्या है, इनकी आपस में जंगें भी होती थी, क्योंकि एथेंस की जो वॉर है वो जब प्लेटो जो से हैं वो पैदा हुए तो इनकी पैदा होने के कुछ अरसे बाद एक पेलोपोनेशियन वॉर हुई, ठीक है। आप ये गूगल पर सर्च कर लीजिएगा, मज़ीद इसकी मैं हिस्ट्री में नहीं जाता, मैं आपको जस्ट बता रहा हूँ। एक पेलोपोनेशियन वॉर हुई जिसके तहत जो एथेंस हैं वो वॉर में बुरी तरह उनकी डिफीट हुई। तो डिफीट होने की वजह से प्लेटो को इसका बहुत सदमा रहा। जैसे एक हम हुब्बुल वतनी की बात करते हैं, अगर हम पाकिस्तान के शहरी हैं तो पाकिस्तान कहीं पे हारता है तो हम सपोर्ट करने के लिए पाकिस्तान को हम अपनी रेजेंटमेंट शो करेंगे। तो ऐसे ही प्लेटो ने एथेंस में अपनी रेजेंटमेंट शो की अगेंस्ट स्पार्टाज, और स्पार्टाज में देखा कि उसने ऐसी क्या चीज़ें हैं जो एथेंस में नहीं हैं, ठीक है। तो सबसे पहले उसको सबसे पहले वहाँ पे एथेंस में उसने देखा कि करप्शन बहुत ज़्यादा है, एजुकेशन सिस्टम ठीक नहीं है एथेंस का। तो कुछ ये सारी वजूहात हैं जो कि प्लेटो को मजबूर करती हैं कि थ्योरी ऑफ एजुकेशन देने के ऊपर, थ्योरी ऑफ जस्टिस देने के ऊपर, थ्योरी ऑफ आइडियल स्टेट देने के ऊपर, ठीक है। ये सारी वजूहात हैं जिस वजह से प्लेटो ने अपनी थ्योरीज प्रेजेंट की, ठीक है। तो ये मैंने आपको एक मज़ीद यहाँ पे थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड बता दी, आइडियल स्टेट देने की वजह क्या थी, ठीक है। तो अब हम चलते हैं प्लेटो के जो इंट्रोडक्शन तो मैंने आपको दे दिया है। अब प्लेटो का जो कंट्रीब्यूशन रहा है उनकी लाइफ में, जो उनका वर्क रहा है, जो उनकी बुक्स रही हैं फेमस, वो कौन सी हैं।
प्लेटो ने टोटल 36 बुक्स लिखी थी, ठीक है। जो उनकी फेमस बुक है वो मैंने यहाँ पे मेंशन की हुई हैं। द रिपब्लिक है, द सिम्पोजियम है, द लॉज है, द मीनो है, द अपॉलॉजी है, द स्टेट्समैन है, ठीक है। द रिपब्लिक जो उनकी बुक है वो बहुत एक इम्पॉर्टेंट और बहुत फेमस बुक है, जो 40 ईयर्स में जब वो थे उन्होंने तब लिखी, ठीक है। तो जब इन्होंने बुक लिखी, बेसिकली बुक ये एक डायलॉग की शक्ल में एक बुक है जिसमें वो काफ़ी चीज़ों का जिक्र करते हैं, थ्योरी ऑफ जस्टिस भी और थ्योरी ऑफ इसमें आइडियल स्टेट भी, इसमें काफ़ी उनका ये जिक्र है। और इसी बुक में वो सोक्रेटिस का भी जिक्र करते हैं कि प्लेटो के हवाले से हमें पता लगता है कि सोक्रेटिस उनके टीचर थे और उनकी फ़िलोसॉफिकल थॉट्स क्या थे। सोक्रेटिस की डायरेक्टली कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो कि हम एक्सप्लेन कर सकें। ये उनके स्टूडेंट प्लेटो ही हैं जिनकी वजह से हम सोक्रेटिस के बारे में जानते हैं कि सोक्रेटिस ये थे, या सोक्रेटिस की जो स्टडीज़ थी वो ये थी, या सोक्रेटिस की जो थ्योरी ऑफ नॉलेज थी वो क्या थी, ठीक है। तो प्लेटो ने जो उनके वर्क के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो प्लेटो ने बुक्स वगैरह मैंने आपको बता दी है। तो प्लेटो वो पहले आप समझ लें कि एक वेस्टर्न वर्ल्ड में एक पहले पॉलिटिकल थिंकर थे जिन्होंने एक आप समझ लें कि पूरे यूरोप में या पूरे वर्ल्ड में एक पहले वो इंसान थे जिन्होंने एक एकेडमी इस्टेब्लिश की, ठीक है। एक एकेडमी इस्टेब्लिश की जिससे वहाँ पे एजुकेशन वो देना चाहते थे वहाँ के लोगों को। और एजुकेशन देने की वजह क्या थी? क्योंकि वहाँ का एजुकेशन सिस्टम ठीक नहीं था, ठीक है। वहाँ का जो एजुकेशन सिस्टम था वो उनको इस तरह से नहीं पढ़ाता था कि वो आगे जाके उनकी जो करप्शन या मॉरल वैल्यूज़ हैं उनमें सेग्रीगेट कर सकें, ठीक है। तो इन जो प्लेटो की जो है एकेडमी, यहाँ पे बहुत आप समझ लें कि अच्छे अच्छे जो फिलोसॉफिकल थिंकर्स हैं वो प्रोड्यूस हुए, जिनमें से एक हैं उनके ही जो हैं डेसिपल, वो हैं अरिस्टोटल, ठीक है। अरिस्टोटल ने तकरीबन 20 साल एकेडमी में पढ़ा और एकेडमी में पढ़ने के साथ साथ वो उन्होंने काफ़ी अपने फ़िलोसॉफिकल थिंकिंग को डेवलप किया। वो प्लेटो के सबसे बड़े क्रिटिक भी थे, ठीक है। वो प्लेटो की थ्योरी को सबसे ज़्यादा क्रिटिसाइज़ भी करने वाले अरिस्टोटल ही थे, ठीक है। तो आगे हम देखते हैं कि जो बिगेस्ट कंट्रीब्यूशन रहा है प्लेटो का, वो उनकी थ्योरी ऑफ फिलोसोफर किंग है, जिसमें वो एक रूलर को आइडियल स्टेट में देखना चाहते हैं। जो रूलर्स है वो किंग है, उसको फिलोसोफर होना चाहिए। कि उनकी ये बिगेस्ट कंट्रीब्यूशन जो मैं बता रहा हूँ, इसकी वजह क्या थी? क्योंकि वो अपनी एक स्टेट को करप्शन फ्री करना चाहते थे, क्योंकि वो उनको एक बड़ी ह्यूमिलेटिंग डिफीट हुई थी अगेंस्ट स्पार्टाज, तो कि वहाँ का एक इंटेगोनिस्ट वहाँ पे रिजेंटमेंट पाई जाती थी स्पार्टा के अगेंस्ट। तो सबसे पहले थ्योरी ऑफ आइडियल स्टेट को समझने से पहले जो प्लेटो ने थ्योरी ऑफ सोल दी है या फिलोसफी ऑफ सोल दी है, उसको समझना बहुत लाजमी है आपके लिए, ठीक है। अगर आपको थ्योरी ऑफ इसकी जो सोल है या जो सोल की फ़िलासफ़ी है वो समझ आ जाती है, तो आपको आइडियल स्टेट भी समझ आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि प्लेटो का कहना है कि सोल जो है, जो इंसान की रूह है, जो सोल है, वो क्योंकि वो परफेक्ट है, और जो परफेक्ट होने के साथ उसमें एक तीन चीज़ें पाई जाती हैं, ठीक है। तीन एलिमेंट्स या तीन करैक्टर उस सोल के अंदर पाए जाते हैं, ठीक है। क्यों उस सोल के अंदर ये तीन करैक्टर क्यों पाए जाते हैं? क्योंकि सोल जो है, सोल आपकी एक परफेक्ट है। उसकी वजह ये है कि प्लेटो का कहना ये था कि सोल आपकी परफेक्ट इसलिए है क्योंकि वो जो गॉड का वर्ल्ड है वहाँ पे रह के आई है, ठीक है। और वहाँ पे सारी चीज़ें बहुत अच्छे से मैनेज हुई हैं, ठीक है। तो ये आपको कुछ थोड़ी बारीक चीज़ें हैं, इसको समझना लाजमी है कि थ्योरी ऑफ सोल क्या है। और जो प्लेटो सोल की बात करते हैं, वो सोल कहाँ पे रह के आई है? वो अपने गॉड के वर्ल्ड में रह के आई है, और गॉड का वर्ल्ड जो है वो परफेक्ट वर्ल्ड है, ठीक है। यहाँ परफेक्ट वर्ल्ड से मुराद ये है कि हम जिस वर्ल्ड में रह रहे हैं ये वर्ल्ड ऑफ इल्यूजन है। इल्यूजन से मुराद ये है कि ये रियल वर्ल्ड नहीं है, यहाँ पे सब चीज़ें इम्परफेक्ट हैं। लेकिन जो सोल है, जो ह्यूमन बॉडी के अंदर सोल है, वो परफेक्ट है, और जो ह्यूमन बॉडी है वो इम्परफेक्ट है।
और इसी के ज़रिए वो कहना चाह रहे थे जो ह्यूमन बॉडी के अंदर जो सोल है, उस सोल के अंदर तीन एलिमेंट, तीन करेक्टरिस्टिक्स पाए जाते हैं। और वो तीन एलिमेंट, तीन करेक्टरिस्टिक्स क्या हैं? वो रीज़न है, स्पिरिट है और एपेटाइट है। ठीक है। और थ्योरी ऑफ सोल देने के बाद प्लेटो कहते हैं कि जो थ्योरी ऑफ स्टेट है, जो मेरी आइडियल स्टेट है, अगर मैं उसे परफेक्ट बनाना चाहता हूँ ऐसे ही जैसे सोल है, क्योंकि सोल परफेक्ट वर्ल्ड में रह के आई है, वहाँ पे सब चीज़ें ठीक हैं, वहाँ पे कोई भी चीज़ इम्परफेक्ट नहीं है जो कि दुनिया में इम्परफेक्ट है जो हमें नज़र आती है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूं, अगर मैं आपको कोई एग्जांपल किसी फल या फ्रूट की एग्जांपल देता हूँ, तो आपको फल या फ्रूट अगर कोई भी लेता हूँ, लाइक अगर मैं एप्पल लेता हूँ, तो एप्पल आपको लाल रंग का अच्छा सा सेब, आपके माइंड में उसका एक आइडिया होगा। तो आइडिया क्या है? बेसिकली आइडिया वो चीज़ है जो कि रियल है, और जो हमें नज़र आता है रियल वर्ल्ड में, यानी कि सेब गला सड़ा ख़राब सा, वो क्या है? वो आपका एक इम्परफेक्ट वर्ल्ड है। लेकिन जो आइडिया आपके जेन में आया सेब एप्पल को लेके, वो एक परफेक्ट है। और वो परफेक्ट कहाँ से है? क्योंकि वो सोल में है। और सोल कहाँ पे रहती है? सोल गॉड के परफेक्ट वर्ल्ड में रह के आई है। इसलिए जो तीन एलिमेंट सोल के अंदर पाए जाते हैं, यानी कि आपका रीज़न, स्पिरिट और एपेटाइट, ये जो तीन एलिमेंट आपकी सोल के अंदर पाए जाते हैं, यही तीन एलिमेंट अगर हम अपने स्टेट के लें तो स्टेट में भी प्लेटो का कहना है कि उसकी स्टेट में भी इस तरह के तीन एलिमेंट हैं। अगर वो तीन एलिमेंट उस स्टेट के अंदर होंगे तो वो एक आइडियल स्टेट कंसीडर होगी, या वो एक आइडियल स्टेट होगी। अब उसमें क्या है उसकी स्टेट में? तो सबसे पहले स्टेट में है रूलर। ठीक है। आइडियल स्टेट में सबसे पहले है रूलर, उसके बाद है वॉरियर्स, और वॉरियर्स के बाद है वर्कर्स। ये तीन चीज़ें अगर इंसान की अंदर होती हैं, इंसान से मुराद ये है जो ह्यूमन बीइंग उस स्टेट के अंदर रहते हैं, तो वो स्टेट एक आइडियल स्टेट कंसीडर होगी अगर तीन तरह के लोग रहते हैं। अब तीन तरह के लोग रहते हैं, इसका मतलब ये है कि जो विर्चूज़ हैं, ठीक है, जो विर्चूज़ हैं, चाहे वो सोल के हों चाहे वो स्टेट के हों, ठीक है, जो विर्चूज़ हैं वो अगर विजडम है तो विजडम से मुराद ये है कि ह्यूमन सोर्स के अंदर रीज़न है, रीज़न से मुराद ये है कि विजडम है, और विजडम से मुराद ये है कि वो रूलर है। ठीक है। किसी के अंदर रीज़न का जो फैक्टर डोमिनेंट है, अगर उसके अंदर विर्चू का डोमिनेंट फैक्टर है, ठीक है, विर्चू जो रीज़न है, रीज़न का विर्चू डोमिनेंट फैक्टर है, तो वो एक रूलर है। अगर उसके अंदर करेज का, ठीक है, सोल के अंदर करेज का जो विर्चू है वो ज़्यादा है, तो वो स्टेट के अंदर वॉरियर्स हैं। अगर सोल के अंदर सेल्फ डिसिप्लिन का एलिमेंट ज़्यादा है, फैक्टर डोमिनेंट है, तो वो स्टेट के अंदर वर्कर्स हैं। तो वर्कर्स से मुराद यहाँ पे ट्रेडर्स भी आता है। तो ये तो ये सारी चीज़ें जस्ट हैं। जस्ट से मुराद जस्टिस वहाँ पे डिलीवर होगी, वहाँ पे जस्ट सिस्टम होगा, वहाँ पे करप्शन नहीं होगी। जब वहाँ पे करप्शन नहीं होगी, जस्टिस सिस्टम होगा, तो वो स्टेट वहाँ पे आइडियल स्टेट कहलाएगी। ठीक है। ये तो मैंने आपको अभी थ्योरी ऑफ सोल से आइडियल स्टेट का कॉन्सेप्ट देने की कोशिश की है। आगे मैं आपको समझाता हूँ कि थ्योरी ऑफ आइडियल स्टेट बेसिकली हम अगर देखते हैं तो वो क्या है। तो प्लेटो की जो बुक है द रिपब्लिक, उसमें उन्होंने ये क्लास सिस्टम जो प्लेटोस की रिपब्लिक है उसमें डिफ्रेंशिएट किया है कि आइडियल स्टेट अगर वो बनाते हैं तो आइडियल स्टेट के तीन ही ऐसे आप समझ लें कि करेक्टर हैं जो कि एक स्टेट को आइडियल स्टेट बनाएंगे। जो गार्डियंस हैं वो आपके रूलर्स हैं, और रूलर्स अगर स्टेट में जस्टिस डिलीवर करेंगे तो अपनी फील्ड में, तो क्या होगा? स्टेट एक आइडियल स्टेट होगी। इसी तरह से जो सोल्जर्स हैं वो स्टेट को प्रोटेक्ट करेंगे। अपनी प्रोटेक्ट करने के साथ, प्रोटेक्शन से मुराद वो स्टेट के अंदर जो
के बाकी राइट्स हैं उनको यूज़र्व नहीं करेंगे तो वो एक सोल्जर क्लास होगी। और सोल्जर क्लास कौन होगी? जो कि जिनके अंदर करेज का एलिमेंट ज़्यादा होगा। ठीक है, यहाँ मैंने आपको बताया है जिनके अंदर करेज का एलिमेंट ज़्यादा होगा वो सोल्जर्स होंगे। और आपकी वर्कर क्लास कौन होगी? आपकी वर्कर क्लास बेसिकली ट्रेडर्स क्लास है। ठीक है, जो इकोनॉमी को देखेगी, आपकी जो वर्कर है जो आपके वर्क इंडस्ट्रियलाइजेशन को देखेगी। ठीक है, जैसे हम अगर पाकिस्तान की मिसाल दें तो पाकिस्तान में हमारे जो रूलर्स हैं उनका काम है रूल करना। ठीक है, इसीलिए हम कहते हैं कि जो अगर कोई सियासतदान है तो उसका काम है पाकिस्तान के सियासी इस्तेहकाम और पाकिस्तान के सियासी निज़ाम को देखना। अगर कोई सोल्जर है यानी कि आर्मी है, पाकिस्तान की आर्मी है, तो पाकिस्तान की आर्मी का काम है पाकिस्तान को इंटरनल और एक्सटर्नल थ्रेट से महफूज रखना। ठीक है, तो ये सारा काम जो है ये सोल्जर्स का है। और अगर हम रूलर या किंग की बात करते हैं तो उसका मैनेज करना है काम को अपनी रियाया के साथ, अपनी जो आवाम है उसके साथ जस्टिस को डिलीवर करना है। और सोल्जर्स अलग होंगे, रूलर्स अलग होंगे। और इसी तरह से जो वर्कर क्लास है, वर्कर क्लास से मुराद ये है कि आपकी जो जो जिस जो जो आपके बिजनेस टाइकॉन्स हैं जिन्होंने आपकी इकोनॉमी को उठाया हुआ है, जो कंट्री के अंदर सरमायाकारी करते हैं, जो स्टेट के अंदर आप समझ लें कि जो इकोनॉमिक नीड्स को पूरा करते हैं, चाहे वो किसी तरह का भी कारोबार कर रहे हों, वो सेल परचेज कुछ भी करें, वो वर्कर क्लास में कंसीडर होंगे। और वर्कर क्लास का काम है सिर्फ काम करना, सिर्फ वर्क करना। इसीलिए कहते हैं कि जो वर्कर क्लास है, जो बिज़नेस टाइकॉन हैं उनको सियासत में नहीं आना चाहिए। या अगर वो सियासत में आते हैं तो वो अपनी जो उनके बिज़नेस हैं, जो उनकी इंडस्ट्री है, वो उसी को ही फ़ायदा देंगे। वो अपनी जो एक ट्रेडिंग क्लास है उसके साथ जस्टिस नहीं कर पाएंगे। ये मैंने कॉन्सेप्ट बेसिकली आपको आइडियल स्टेट को समझाने के लिए दिया है कि जितनी भी एग्जांपल्स मैंने आपको दिए हैं ये आइडियल स्टेट को समझाने के लिए दिए हैं कि जो गार्डियन क्लास है उसका काम क्या है? रूल करना। और वो सिर्फ रूल करेगी, वो सिर्फ किंग होगी। ठीक है, अकॉर्डिंग टू प्लेटो वो किंग होगी और किंग का काम है सिर्फ रूल करना। ये मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में भी दिखा देता हूँ कि जो फिलोसोफर्स हैं उनका काम है रूल करना। और फिलोसोफर्स कौन होंगे? जिनके पास विजडम होगा। ठीक है, यहाँ मैंने आपको बता दिया है विजडम क्या है। जिनका विर्चू विजडम होगा, जिनकी सोल का रीज़न होगा। और सोल का रीज़न से मुराद ये है उनमें उनके विर्चू में विजडम होगा। और वो विजडम अगर विर्चू में होता है तो वो स्टेट में रूल करेंगे, वो रूलर्स होंगे। ठीक है, तो दीज वुड रूल, इनका काम, फिलोसोफर्स का काम रूल करना है। फिलोसोफर किंग जो है वो सिर्फ रूल करेगा, वो जस्टिस को इंश्योर करेगा। वो जो सोल्जर्स हैं, जो आपका जो डिफेंड करते हैं स्टेट को, उनके मैटर्स में मुदाखलत नहीं करेगा। क्योंकि जो फिलोसोफर किंग है उसके अंदर विजडम का एलिमेंट बहुत ज़्यादा है। जब विजडम का एलिमेंट बहुत ज़्यादा है तो उसका काम है अपनी विजडम के साथ जस्टिस करते हुए अपनी स्टेट को सर्व करना, ना कि किसी और मैटर में इन्वॉल्वमेंट करना। और इसी तरह से सोल्जर्स और वर्कर्स का जो काम है मैंने आपको बता दिया है। जो बेसिक नेसेसिटीज़ हैं वर्कर्स वो पूरी करते हैं, और जो स्टेट को डिफेंड करते हैं ये वो हैं। ये तो सब चीज़ें मैंने आपको एक डायग्राम के ज़रिए सारी बता दी। अब मैं इसकी अगर हम थ्योरेटिकल बात करें कि जो कुछ मैंने आपको बताया था, जो कुछ कीवर्ड्स होते हैं, जो कुछ जार्गन्स होते हैं, जो आपने स्पेशली वहाँ पे लिखने हैं अपने पेपर में कि कुछ कीवर्ड्स क्या होते हैं। ठीक है, अब प्लेटो के मुताबिक जो एक आइडियल स्टेट है वो इंडिविजुअल रिट लार्ज है, यानी कि जिसका मतलब ये है जस्ट मैग्निफिकेशन ऑफ ह्यूमन नेचर। अगर मैं आपको कुछ एग्जाम्पल्स और उस तरह ना समझाता तो मैं आपको जस्ट ये कह देता कि प्लेटो का कहना ये है कि जो आइडियल स्टेट है वो जस्ट मैग्निफिकेशन ऑफ ह्यूमन नेचर है। तो आपको इसकी मज़ीद समझ नहीं आनी थी कि मैग्निफिकेशन ऑफ ह्यूमन नेचर का मतलब क्या है। कि ह्यूमन नेचर के अंदर जो सोल है, ठीक है, ह्यूमन नेचर के अंदर जो सोल है जिसके अंदर 3 कैरेक्टरिस्टिक्स या एलिमेंट्स बताए हैं प्लेटो ने,
उसको उन्होंने अपनी आइडियल स्टेट के साथ मैग्निफिकेशन की है, अब मैग्नीफाई किया है, रिजेंबल किया है, ये बताने के लिए जो आइडियल स्टेट है वो कैसी होगी। तो आगे हम चलते हैं कि करेक्टरिस्टिक्स जो मैंने आपको बता दिए हैं थ्योरी ऑफ सोल में, ताकि बेसिकली जो मिथ ऑफ मेटल्स हैं, ठीक है, ये जो मैंने यहाँ पे लिखा है थ्योरी ऑफ सोल में, लेकिन जो मिथ ऑफ मेटल्स हैं ये क्या चीज़ होते हैं आपके लिए ये भी समझना लाजमी है। अगर आपसे कोई बात करता है कि प्लेटो ने कहा था कि जो रीज़न है वो मैन ऑफ गोल्ड हैं, जो स्पिरिट है वो मैन ऑफ सिल्वर हैं, जो जिनके पास एपेटाइट है वो मैन ऑफ कॉपर हैं, तो बेसिकली क्या है, ये मिथ ऑफ मेटल्स हैं जो कि प्लेटो के ज़रिए ही हमें पता लगे हैं, ये प्लेटो का कहना था, ठीक है। और ये तीन चीज़ें अगर इंसान की सोल के अंदर होती हैं तो यही तीन चीज़ें आगे सिमिलरली एक आइडियल स्टेट में अगर वो प्लेटो इनको देखना चाहता है और वो देखता है, वो फिलोसोफर के रूप में देखता है, वो सोल्जर्स के रूप में देखता है, वो ट्रेडर्स के रूप में देखता है, ठीक है। जो आपके जो फिलोसोफर्स होंगे और वो फिलोसोफर्स वही होंगे जिनके पास रीज़न होगी, जिनके पास रीज़न का जो एलिमेंट है वो बहुत ज़्यादा डोमिनेंट होगा, ठीक है। जिनका स्पिरिट का एलिमेंट बहुत ज़्यादा होगा वो सोल्जर्स होंगे, जिनका एपेटाइट का जो फैक्टर है बहुत ज़्यादा होगा वो आपके ट्रेडर्स क्लास में होंगे, वो वर्किंग क्लास में होंगे। और यहाँ पे मैंने यहाँ पे यही बताया हुआ है, ठीक है। तो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। तो अकॉर्डिंग टू प्लेटो के मुताबिक जो एक स्टेट है या ह्यूमन बींग्स हैं, ह्यूमन बींग्स का काम क्या है, बेसिकली एक स्टेट की जो बेसिक नीड्स होती हैं, स्टेट से मुराद ये है कि ह्यूमन बींग्स रहते हैं ना उसके अंदर। अब ह्यूमन बींग्स की जो बेसिक नीड्स हैं वो क्या हैं, बेसिक नीड अगर हम प्लेटो की बात नहीं करते, हम किसी भी स्टेट की बात करते हैं, तो किसी भी स्टेट की जो बेसिक नीड्स होती हैं वो क्या होती हैं। बेसिक नीड किसी भी स्टेट की क्या है, उसकी इकोनॉमी है, उसकी प्रोटेक्शन है और स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ गवर्नमेंट है। अगर हम कोई भी स्टेट देखें, कोई भी कंट्री देखें, हम पाकिस्तान की बात करें, हम इंडिया की बात करें, हम चाइना की बात करें, हम मुल्क में किसी भी तरह से अगर रहना चाहते हैं और पीसफुली रहना चाहते हैं तो ह्यूमन बींग्स को क्या चीज़ों की ज़रूरत है। तो बेसिकली ये तीन चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं। वो है इकोनॉमी, जो कंट्री की इकोनॉमिक कंडीशन बहुत अच्छी होनी चाहिए, कंट्री की प्रोटेक्शन होनी चाहिए, यानी कि प्रोटेक्शन से मुराद ये है कि जो ह्यूमन बींग्स वहाँ पे रहते हैं वहाँ पे गवर्नमेंट की रेट होनी चाहिए, वहाँ प्रॉपर लॉ एंड ऑर्डर होना चाहिए, आपका प्रॉपर इकोनॉमिक सिस्टम होना चाहिए, ठीक है। आपकी स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ गवर्नमेंट से ये मुराद है कि आए दिन यहाँ पे कोई ऐसे टेररिज्म की एक्टिविटीज़ ना हो रही हो, कोई ऐसा काम ना हो रहा हो जिससे ह्यूमन बींग्स डायरेक्टली जिसे कहते हैं कि उसमें आ जाएं, उसकी जद में आ जाएं, ठीक है। तो जिस तरह हम अगर हम बात करें यूक्रेन की, तो यूक्रेन में इस टाइम क्या हो रहा है, रशिया ने इन्वेजन कर दिया है। तो रशिया में जब इन्वेजन की यूक्रेन की, तो वहाँ पे यूक्रेन की इकोनॉमिक कंडीशंस, प्रोटेक्शन और स्मूथ फंक्शनिंग, वहाँ पे जो ह्यूमन बींग्स हैं उनको ये चीज़ नहीं मिल रही। तो प्लेटो के मुताबिक जो बेसिक नीड है एक स्टेट की, एक ह्यूमन बीइंग की, वो ये तीन ही हैं, ठीक है। और इनको फुलफिल कौन करते हैं, ठीक है। तो ह्यूमन बीइंग्स अक्रॉस द वर्ल्ड हैव डिजायर टू फुलफिल देयर इकोनॉमिक नीड्स इन ऑर्डर टू लिव इन सोसाइटी। बेसिकली मैंने आपको ये चीज़ बता दी है कि इनको फुलफिल कौन करते हैं। इनको फुलफिल वो करते हैं जिनके अंदर एपेटाइट का या जिनके अंदर वर्किंग क्लास या ट्रेडर्स का एलिमेंट बहुत ज़्यादा हो, डोमिनेंट हो। तो ये मैं आपको भी बताऊंगा आगे, अगर हम थ्योरी ऑफ एजुकेशन पढ़ेंगे तो उसमें आपको बताऊंगा कि ये कौन सी ऐसी चीज़ है जिससे पता लगेगा कि किसके अंदर कौन सा एलिमेंट ज़्यादा है। तो ये हम आगे जाके पढ़ेंगे, ठीक है। अगर वो उसके अंदर रीज़न का फैक्टर डोमिनेंट हो जाता है तो उसकी क्या वजह है, या वो रीज़न का फैक्टर ही डोमिनेंट अगर उसके अंदर है तो वो कौन सी ऐसी चीज़ों से निकल के आया है, ये थ्योरी ऑफ एजुकेशन में जाके हम आगे पढ़ेंगे। तो आगे हम चलते हैं कि जो प्लेटो की जो फिलॉसफी है उसका अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव क्या है, ठीक है। जो अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव क्या है प्लेटो की स्टेट का, इनके जो आइडियल स्टेट है उसका क्या है कि जो पीपल हैं, वहाँ के जो लोग हैं, उनको गुड लाइफ और गुड सोसाइटी एक प्रोवाइड करना, एक अच्छी सोसाइटी प्रोवाइड करना, ये प्लेटो का एक वहाँ पे रोल है, या प्लेटो का वहाँ पे एक जो उनकी डिवोशन है लाइफ के लिए, ठीक है।
तो आगे है सेलिएंट फीचर्स ऑफ प्लेटोज थ्योरी ऑफ आइडियल स्टेट। तो ये हम इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। होपफुली आपको ये आप देख सकते हैं, ये नेक्स्ट काफ़ी इसकी पड़ी हुई हैं और इंशाल्लाह ताला ये हम कवर करेंगे इसके पार्ट 2 में। तो थैंक यू, आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।